हेलो। हाँ, क्या करवाया था? डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन दिखाओ लास्ट। ओ भाई साहब, क्वेश्चन दिखाइए। अच्छा, ये बता दिया था। ओके। हाँ, ठीक है, चलिए अपन आगे चलते हैं यहां से। देखो, मैंने लास्ट टर्न पे जो तुमको मेन पॉइंटर्स बताए थे ना, वो क्या क्या बताए थे? कि भाई देखो, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, इफ बी इज सेम, अगर बी सेम है तो, इफ बी इज सेम, इफ बी इज सेम, अगर बी सेम है तो, एंड दूसरी चीज, पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन ए। तो मैंने तुमको बोला था, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है और बी क्या है, सेम है, इस कंडीशन के अंदर ए बी 2L0 हुआ, ए बी 3L0 हुआ, ए बी 4L0 हुआ, ए बी 5L0 हुआ, ए बी 6L0 हुआ। ये तो विदाउट लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसीज वाले जो होते हैं, जिनका डाइपोल मूवमेंट हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। ए बी 7L0 नहीं बताया था मैंने। क्या चीज? IF7 का, लेकिन उसका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 72, देखो इनका क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। अगर हम, अब यार मैंने नहीं बोला था ना। यहां पे आओ, अगली बात पे आते हैं। AB2L3 72 डिग्री पे कैसे हो जाएगा? अब 72 डिग्री पे अगर हम बात करें, नेट रिजल्टेंट कितने डिग्री पे आएगा? निकालो उसका टोटल जो प्लेन में है। तो पांचों, तो उनका रिजल्टेंट कहां आएगा भाई? वही मैं पूछ रहा हूं, क्या वो कैंसिल आउट किस एंगल पे करेगा? इधर आओ, AB2L3 की अगर हम बात करें, AB4L2 की बात करें, ठीक है, आपने कुछ गलत सुना होगा, उन्होंने सही बोला होगा। इधर आओ, AB4L2, इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ये मैंने कहा था। एक और बात मैंने इसमें हाईलाइट की थी, दूसरा और तीसरा मैंने कहा था कि हमेशा याद रखना, कोऑर्डिनेट वालों का कोवेलेंट से ज्यादा होता है, ठीक है, ये बताया था। एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक लोन पेयर दिख गया, कितना लोन पेयर? एक। कितना लोन पेयर? एक। तो उसका डाइपोल मोमेंट कभी 0 नहीं हो सकता है, कभी 0 होगा ही नहीं। अगर एक लोन पेयर है किसी के पास, एक लोन पेयर अगर दिख गया, तो उसका डाइपोल मोमेंट कभी 0 हो ही नहीं सकता है। तो अगर मैं बात करूं, चौथी बात, किसी भी मॉलिक्यूल के पास, किसी भी मॉलिक्यूल के पास, किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर एक लोन पेयर दिख जाए, 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 तो उसका डाइपोल मोमेंट, तो उसका डाइपोल मोमेंट, उसका म्यू, म्यू मतलब बोले तो डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। तो अगर एक लोन पेयर किसी के पास दिख रहा है, तो हमेशा याद रखिए कि एक लोन पेयर वाला तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे मैं बोलूं CO2 SO2 में किसका ज्यादा है, तो SO2 के पास एक लोन पेयर है, CO2 के पास लोन पेयर ही नहीं है। आप देखिए, तो एक लोन पेयर वाले को तुरंत आप दिमाग में बिठा लो, अगर एक लोन पेयर दिख गया मतलब उसका डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें, डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में आप फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? म्यू1 का स्क्वायर प्लस म्यू2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। अब एक बात तो, थीटा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, कॉस थीटा की वैल्यू उतनी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, पांचवी बात सुनना, अगर मान लो थीटा बढ़ रहा है, थीटा अगर बढ़ रहा है, समझने की कोशिश करना, तो डाइपोल मूवमेंट क्या करेगा? बोलो जल्दी। घटेगा। क्या करेगा? घटेगा। और अगर मान लो मैंने कहा कि थीटा घट रहा है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या करेगा? बढ़ेगा, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां से आपके सवाल होंगे। इसके बाद छठा पॉइंट मैं बोलूंगा एक और, सिस और ट्रांस में, सिस और ट्रांस कन्फ्यूग्रेशन जानते हैं आप, डबल बॉन्ड के अलॉन्ग होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांस, और इसको क्या बोलते हैं? सिस। अब आप मुझे बताइए, अगर बी सेम है, अगर बी सेम है,
तो एक बात तय है, ये अपनी तरफ जितना खींचेगा उतना ही ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर हम बोले सिस के केस में, तो सिस के केस में क्या करेंगे, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये मुझे बताओ। और अगर जुड़ेंगे तो यहां पे डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो। तो हमेशा याद रखिएगा सिस और ट्रांस में हमेशा सिस का ज्यादा होता है डाइपोल मोमेंट कंपेयर टू ट्रांस। अगर इतनी बात बस, ये इतने पॉइंट ऐसे हैं जो कि अगर आपके दिमाग में है, आपसे डाइपोल मूवमेंट का सवाल कैसा भी सवाल हो गलत नहीं होगा, अगर ये इतने पॉइंट अगर आपके दिमाग में रहते हैं हमेशा। तो ये सबसे पहले आपको मान के चलना, अगर बी सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ए से ज्यादा है, तब इस कंडीशन में इनका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में किसका हमेशा ज्यादा होता है, कोऑर्डिनेट का। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक लोन पेयर दिख जाए तो उसका कभी भी डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा। इसके बाद से थीटा बढ़ता है तो डाइपोल मूवमेंट कम होता है। सिस और ट्रांस में किसका ज्यादा, सिस। एक और बात अगर आप याद रखना चाहते हो तो कर सकते हो कि एक होता है ऑर्गेनिक बेंजीन और एक होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। ऑर्गेनिक बेंजीन किसे कहते हैं, तो ऑर्गेनिक बेंजीन सबको पता है C6H6 को कहते हैं। और इनऑर्गेनिक बेंजीन किसे कहते हैं, तो B3N3H6 को, इसको जिसको बोराजीन भी कहा जाता है, समझ रहे हो। तो ये होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये रहा बोरॉन, ये रहा नाइट्रोजन, फिर बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, अल्टरनेट पोजीशन पे लगाते जाओ। यहां पे अगर हम बात करें, ये क्या रहा फिर आपका नाइट्रोजन, और ये क्या रहा बोरॉन, और ये क्या रहा नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं बेटा, 6। वैसे का वैसे ही 6 हाइड्रोजन जोड़ दो, हर जगह हर जगह 6 हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए। ये लो, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया। अच्छा एक बात बता, क्या बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है या नहीं होता है, ये बता। सब बोरॉन के पास क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल होगा। सुनना जरा गौर से, यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, सब बोरॉन के पास क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल होगा। अच्छा नाइट्रोजन के पास क्या होता है, ये मुझे बताइए, लोन पेयर। तो क्या ये लोन पेयर उठा के आजू से बाजू में देगा या नहीं देगा, बोल बेटा। ऑब्वियस है देगा। यहां पे भी ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, इससे हम क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग। और यहां पे ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर उठा के देगा। अब सुनना जरा गौर से, अगर मैं तुमसे बोलूं क्या इसके अंदर पोलर बॉन्ड है या नहीं है, तो आंसर है यस, इसके अंदर पोलर बॉन्ड है। अगर आप देखेंगे तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सर पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बाजू वाले के सर पे नेगेटिव, सर पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बाजू वाले के सर पे नेगेटिव, सर पे पॉजिटिव, बाजू वाले के सर पे नेगेटिव। तो बोराजीन यानी कि इनऑर्गेनिक बेंजीन के अंदर क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा होता है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर। क्या होता है, नॉन पोलर। तो ऑर्गेनिक बेंजीन दे या इनऑर्गेनिक बेंजीन दे, ऑर्गेनिक बेंजीन इसको, अच्छा इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा क्यों गया, ये बात भी देख लो। दरअसल अगर आप ऑर्गेनिक बेंजीन को देखेंगे तो ऑर्गेनिक बेंजीन आपको ऐसा नजर आएगा, ढंग से अगर आप देखेंगे। बस इसमें और उसमें फर्क यही है, जरा गौर से देखना। ये रहा आपका ऑर्गेनिक बेंजीन, अगर मैं बोलूं तो ये आपका ऑर्गेनिक बेंजीन है, ठीक है, ऑर्गेनिक बेंजीन। और हर पोजीशन पे क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, हर पोजीशन पे क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये रहा, ये रहा, ठीक है, समझने की कोशिश करना। हर पोजीशन पे क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी की वजह से, किसकी वजह से, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, पहला रीजन। दूसरा रीजन, जितना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी पाया जाता है। तो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी एज वेल एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं ऑर्गेनिक बेंजीन, और इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका एक और नाम होता है बोराजीन। क्या नाम होता है, बोलिए जल्दी, बोराजीन, ठीक है। अब सुनना जरा गौर से, इनऑर्गेनिक बेंजीन के अंदर कई बार स्टेटमेंट लिख के देगा कि क्या इसके अंदर पोलर बॉन्ड होता है, तो आंसर है यस, इसके अंदर पोलर बॉन्ड होता है, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉन पोलर। तो इन दोनों का डाइपोल मूवमेंट पहले ही मैं बता दूं जीरो होता है, ये एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखनी है आपको, ठीक है। अब इसके बाद से जरा गौर से मेरी बात को सुनना, एक एक करके मैं एक एक बात बताता हूं। पहले मैं एक एक सबका एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर उसके बाद से अपन आएंगे कुछ जो गिने चुने सवाल है उन्हीं को करेंगे। अब जैसे कि देखो यहाँ पे, अब जैसे किसी भी मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर आ जाए, अब मैं अगर मान लो तुमसे 2-3 इसी पॉइंट पे सवाल कराऊं, या फिर उठा लेते हैं यहां से, इसका एग्जांपल्स कराए थे या नहीं कराए थे मैंने, इसके एग्जांपल्स कराए गए हैं या नहीं कराए गए, कराए थे। अच्छा ये वाला तो मुझे याद है, ये वाला तो डिटेल में कराया था, AB4L2, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है XZF4। कौन सा होता है, XZF4। इसका बेहतरीन एग्जांपल XZF4 होता है, बार बार वो तुमको देगा XZF4, बस इसका एक एग्जांपल याद रखना, XZF4। कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट, यहां से हम शुरू करते हैं। देखो जरा गौर से, मुझे एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया,
कि भाई मान लो ये रहा फॉस्फोरस, ये रहा CS3, ये रहा CS3, और ये रहा क्या आपके पास CS3, और ये क्या रहा डबल बॉन्ड ओ रहा, ठीक है। और दूसरी जगह मुझे दिया गया नाइट्रोजन, यहां पे दिया गया CS3, यहां पे दिया गया CS3, और यहां पे दिया गया CS3, और मुझे यहां पे दिया गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। ढंग से सोच के बताइएगा आप मुझे कि क्या ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे भाई फास्फोरस से ज्यादा है या नहीं है? फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ खींचेगा खींचेगा, तो यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा और यहां कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। लेकिन अगर जब आप इसको देखेंगे, चूंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चार्ज कैसा आता है? कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव। यानी कि यहां पे जो चार्ज आ रहा है वो कैसा चार्ज आ रहा है? कंप्लीट चार्ज आ रहा है। कैसा चार्ज आ रहा है? कंप्लीट चार्ज आ रहा है। लेकिन अगर आप यहां देखते हैं तो यहां पे कैसा चार्ज आ रहा है? पार्शियल चार्ज आ रहा है। और पार्शियल चार्ज आने की वजह से, पार्शियल चार्ज आने की वजह से यहां आधा अधूरा चार्ज है और यहां पूरा चार्ज है। डाइपोल मूवमेंट, यहां पोलैरिटी ज्यादा कहां देखने को मिलेगी? जहां पूरा है या जहां अधूरा है? जहां जहां पूरा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट चार्ज वाला। ठीक है। अब रुको रुको रुको, कहां लिखे जा रहे हो भाई? सुनो तो सही पहले। इसके बाद से देखो, तो यही मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट में जब भी देगा आप याद रखोगे किसका ज्यादा होता है? कोऑर्डिनेट। रीजन क्या होता है? कंप्लीट चार्ज एंड पार्शियल चार्ज। नाउ किसी भी मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर दिख जाए तो उसका म्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। मैंने तुमको सिंपली बोला, क्या बोला कि जो लोन पेयर का जो डायरेक्शन लगता है, डायरेक्शन कहां से लगता है? सेंट्रल एटम से लोन पेयर। और कहां पे लगता है? हाई ईयन, सॉरी लो ईयन टू हाई ईयन। अब एक बात बताओ, अगर किसी के पास भी एक लोन पेयर दिख गया, एक लोन पेयर, बाकी सारे बॉन्ड है, पहले तो ये बताओ कि जो डायरेक्शन लोन पेयर का होगा क्या उसको कभी भी बॉन्ड पेयर कैंसिल आउट कर पाएगा? हाँ या ना, ये बस बताओ। कभी भी कैंसिल कर पाएगा? जैसे कि मैं तुमसे एक एग्जांपल लेके बात करूं, क्वेश्चन मान लो मैंने ले लिया, मैंने कहा मान लो ये CO2 है, ये क्या है? CO2। अब नो डाउट अगर हम तुमसे बात करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3.5 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की है 2.5, क्या ये अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा इलेक्ट्रॉन पेयर? और ये वाला किधर खींचेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे या नहीं कर देंगे? लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि मान लो मैंने यहां पे क्या ले लिया? SO2 ले लिया। क्या ले लिया? बोलो जल्दी। SO2। अब मुझे बताओ यहां पे ये रहा लोन पेयर। अब सुनना जरा गौर से, ये अपनी तरफ खींचेगा, नो डाउट ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, और ये अपनी तरफ। तुमको देख के ऐसा लगेगा कि इन तीनों के बीच में रिजल्टेंट का वेक्टर कितना आ रहा है? 120 डिग्री, 120 आ रहा है। लेकिन 120 में भी कब हम लेते हैं? जब तीन इक्वल वेक्टर हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप कैसे गारंटी दे सकते हो कि जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में खींचा जा रहा है, जितना मूवमेंट बॉन्ड में ऑब्जर्व किया जा रहा है, उतना ही लोन पेयर में भी ऑब्जर्व किया जाएगा? आप कैसे कह सकते हो? यू कैन नेवर एवर से कि अगर हम बात करें ये वाला जो मूवमेंट है और ये वाला जो मूवमेंट है, जरा गौर से देखना, ये दोनों जो मूवमेंट है, यहां पे ढंग से समझना, एक ये वाला मूवमेंट है और एक ये वाला मूवमेंट है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते ना भाई। आप बॉन्ड के बॉन्ड मूवमेंट से बॉन्ड के मूवमेंट को कैंसिल कर सकते हो, लेकिन बॉन्ड मूवमेंट को कभी भी लोन पेयर के मूवमेंट से कैंसिल नहीं कर सकते। इसलिए याद रखना, कभी भी अगर एक लोन पेयर दिख गया मतलब उसका म्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। और इसका तो म्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी कि डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा हो गया? SO2 का ज्यादा हो गया। एक और सवाल ले लो, अगर तुमको ऐसे नहीं वो होता है तो एक और सवाल ले लो। मान लो मैंने तुमको दिया SF4 दिया, क्या दिया? SF4। और मैंने तुमको क्या दिया? SiF4 दिया। मैंने कहा अब कंपेयर करो। तो भाई देखो, सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। चारों के चारों कहां चले गए? बॉन्डिंग में। SF4 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 में से कितने बॉन्डिंग में गए? 4। बचा कितना? एक। एक एक लोन पेयर। समझ रहे हो मेरी बात को? और किसी के पास अगर एक लोन पेयर दिख जाए तो उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो यहां पे म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं SiF4 में। SiF4 को अगर ढंग से तुम देखोगे तुम्हें क्या दिखेगा? मान लो SI को अपन क्या बोल देते हैं? A बोल देते हैं। क्या B चारों तरफ सेम है या नहीं सेम है? अच्छा कितने हैं B बताना जरा? 4। और L क्या बन जाएगा? 0। AB4L0 वालों का डाइपोल मूवमेंट कितना होता है? 0 होता है। तो यानी कि म्यू इज इक्वल टू 0। यानी किसका ज्यादा हो गया? SF4 और SiF4। CO2 SO2 ये वो होंगे जो कंफ्यूज करेंगे। 4 ऑप्शन में से यही वो दो होंगे। दो तो तुम्हें सीधा एलिमिनेट करवा दोगे तुम सीधा, लेकिन जो कंफ्यूज करेगा बार बार ना तुमको, वो यही सब कंफ्यूज करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं तुम्हें। एक और एग्जांपल मैंने दे दिया, मैंने कहा ClF3 दे दिया गया और BF3 दे दिया गया। मुझसे पूछा गया डाइपोल मूवमेंट बताइए किसका ज्यादा किसका कम। आप बताइए, क्लोरीन के पास अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन क्या बनेगा बताना जरा? क्लोरीन क्या बनेगा?
क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से बॉन्ड कितने बनाने चले गए? 3। अब बचे कितने? 4। तो लोन पेयर कितना हो गया? 2। यानी ये कैसा बन गया? AB3L2। अरे बना कि नहीं बना? अब देखना जरा गौर से, ये क्या बना? BF3। BF3 का मतलब क्या हो गया? AB3L0। लोन पेयर तो होता नहीं है। बोरॉन कौन से ग्रुप का है? 13। 13 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीनों कहां चले गए? बॉन्डिंग में। अब जरा गौर से सुनना, अभी मैंने आपको कुछ बताया था। मैंने बोला था AB2L3 का यहां पे क्या होता है? 0 होता है। AB3L2 का नहीं होता है। AB2L3 का इसलिए होता है क्योंकि ये लीनियर होता है। क्यों होता है इसका मैं अगर आपसे बोलूं तो इसका क्यों होता है? क्योंकि देखो B ऊपर है, B नीचे है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ और ये अपनी तरफ। 3 इक्वल वेक्टर कितने डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं? 120। और अगर 3 इक्वल वेक्टर, याद रखना, 3 इक्वल वेक्टर अगर 120 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो ये वाली बात भी एक लिख लेना यार, ये वाली बात भी लिख लेना, बहुत काम आती है ये बातें। 3 इक्वल वेक्टर अगर 120 डिग्री के एंगल पे दिख जाए तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। तो 3 इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे दिख जाए, मार्क माय वर्ड, मैंने क्या बोला? 3 वेक्टर नहीं भाई, 3 वेक्टर नहीं, 3 इक्वल वेक्टर। इसके लिए मैंने एक सवाल भी करवाया था, अगर लास्ट टर्न पे याद हो आपको। ठीक है, तो 3 इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पर दिख जाए, के एंगल पर दिख जाए, के एंगल पर दिख जाए, तो उनका रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट 0 होगा। तो उनका रिजल्टेंट 0 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। तो अब देखो AB2L3 है, AB2L3 को मैं बना के दिखाऊं तो ये रहा B, ये रहा B, और ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, और ये रहा लोन पेयर। मान लो ये अपनी तरफ जितना खींचेगा उतना ही ये खींचेगा, उतना ही ये खींचेगा। क्या 3 इक्वल वेक्टर कितने डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं? 120। रिजल्टेंट इनकी वजह से क्या हो गया? 0। अब बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये किधर की तरफ खींचेगा? B, तो ये नीचे की तरफ, और ये वाला किधर खींचेगा? ऊपर की तरफ। तो ये जितना खींचेगा, अगर बी सेम है तो जितना ये खींचेगा उतना ही ऊपर वाला भी खींचेगा। तो इन दोनों को क्या कर देंगे अपन? कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन ये किसके लिए मैं बोल रहा हूं? AB2L3 के लिए। मैं AB3L2 के लिए नहीं बोल रहा हूं। याद रखना, AB3L2 के लिए नहीं बोल रहा हूं। और यहां पे अपन ने क्या दे रखा है? बोलो जल्दी। AB3L2। यानी इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा या नॉन 0 होगा? मैंने कहा लोन पेयर वालों में 2 ही का हो सकता है। किसका किसका हो सकता है? AB2L3 या AB4L2। क्या उन दोनों में से ये मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। म्यू 0 या नॉन 0 ये बताओ। लेकिन AB3L2L0 का क्या हो जाएगा? यानी कि अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो गया? ठीक है, जनरली वैसे तो एक लोन पेयर दिख गया तो सीधा मार्क कर देना कि भैया हो ही नहीं सकता। एक और एग्जांपल ले लो आप, अगर आप चाहते हो एक और एग्जांपल लेना। आपको दे दिया गया SO2, आपको दे दिया गया SO3। ढंग से सोच के बताओ भाई। देखो ये क्या रहा? ये रहा S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। पक्की बात है? बोलो हाँ है ना? यहां एक ऑक्सीजन छुपा लो, एक लोन पेयर बस लगा देना होगा। तो ये देखो ये क्या बन गया? S, लोन पेयर कितना दिखा? एक। ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अगर एक लोन पेयर दिख गया तो डाइपोल मोमेंट में क्या बोलूंगा? 0 या नॉन 0? तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, जरा गौर से देखो, ये अपनी तरफ खींचेगा, हाँ है ना? ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। 3 वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे यहां पे भी आ रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये देखो, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, और ये अपनी तरफ खींचेगा। अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहां पे क्या पता चलेगा कि 3 वेक्टर कितने डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं? 120 डिग्री के एंगल पे आ दोनों जगह रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है? यहाँ 3 इक्वल वेक्टर हैं। ए चाचा क्या कर रहे हो? यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें 3 वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे यहां पे भी मुझे दिख रहे हैं, और वो यहां पे भी दिख रहे हैं। फर्क क्या है? यहां 3 इक्वल वेक्टर है और यहां 3 वेक्टर है। मैंने कहा 3 इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे आ जाए तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। समझ रहे हो? अब ऐसे भी दूसरी बात से सोचो, चलो दूसरी बात से सोचते हैं कि भैया एक लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर का मतलब डाइपोल मूवमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहां पे म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और यहां पे क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू 0। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसका ज्यादा हो जाएगा? SO2 का। किसका ज्यादा हो गया? SO2 का। अब देखिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं, आइए इधर आइए। किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर एक लोन पेयर दिख जाए तो उसका म्यू 0, थीटा बढ़ता है, डाइपोल मूवमेंट कम होता है। ये देखो, ये सवाल कहां बनेगा? 2 तरह का सवाल बनता है। कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूं।
अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट आता है तब तो किसी लेवल का सवाल निकाल ले जाओगे, लेकिन मैं तुमको बता दूं एक बात और कि इंडक्टिव इफेक्ट का अगर तुमको ऑर्डर आता है ना पूरा, अगर तुमको इंडक्टिव इफेक्ट पूरा याद है, तब तो तुम्हें किसी भी तरह के सवाल में नहीं फंसाया जा सकता, क्योंकि सवाल बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। वो अलग की बात है, ट्रेंडी दो है, दो कराए जाते हैं, लेकिन मैं तुमको बताऊं सवाल कैसे भी बना सकता है। पहले सुनना मेरी बात को, ढंग से सुनना, एक मिनट। अगर मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई, एक मान लो मैंने ऐसे जोड़ दिया, ये मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया मैंने, ये मैंने क्या ले लिया बोलो जल्दी, CS3 ले लिया, ठीक है। अब जरा गौर से समझना, CS3 में एक कार्बन है और यहां पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक्चुअल में लॉजिक समझो पहले, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा होती है 2.5। कितनी होती है? 2.5। और अगर हम बोले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कितनी होती है? 2.75। कितनी होती है? 2.75। वहीं अगर हम बात करें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की कितनी होती है? 3.25। ठीक है। अब जरा गौर से सुनना, दरअसल अगर मैं बात करूं कि ये कार्बन है और इस रिंग के अंदर कैसा कार्बन है, ये मुझे बताओ, कैसा कार्बन है? डबल बॉन्डेड है या सिंगल बॉन्डेड है, ये बताओ। डबल बॉन्डेड है तो उसका EN कितना होगा? 2.75। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। मानते हो या नहीं मानते हो? अब सुनना जरा गौर से, यानी एरो कहां से कहां लगेगा? ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा या नहीं लगेगा? अरे लगेगा या नहीं लगेगा? मान लो मैंने कहा कि ये भी CS3 है, ये भी क्या है? CS3। मतलब ये कैसे ग्रुप जुड़ गए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसका एरो कैसे लगेगा? ऐसे। और वेक्टर क्या कहता है कि हेड से हेड को मिलाओ या टेल से टेल को मिलाओ। तो सबसे बेहतर तरीका मैं तुमको बताऊं मिलाने का क्या होता है। सबसे बेहतर तरीका, जब भी ऐसा सवाल अगर तुमको देखने को मिले, आप हमेशा कुछ मत करिए मेरे भाई, आप सिंपली ना एक पॉइंट को पकड़िए, एक पॉइंट को पकड़िए। अब बस उस पॉइंट से ड्रॉ कीजिए। एक CS3 ग्रुप है जो यहां पे दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा CS3 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? रिंग को। एक पॉइंट को पकड़िए वहां से, और वरना तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन ये दिया। दूसरा मान लो उसने तुमको दे दिया CS3 CS3, क्या दे दिया बोलो जल्दी? CS3 CS3 दे दिया। अब अगेन क्या करना है तुमको, अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये नीचे की तरफ दे रहा है, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है? ये ऊपर की तरफ दे रहा है। मतलब क्या हो गया? एंगल कैसे बनेगा? देखो, कंफ्यूज ऐसे नहीं होगे, एक पॉइंट पे स्टिक हो जाओ और एक पॉइंट से देखो, ये दे रहा है नीचे की तरफ, नीचे लगा दिया, और ये क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ दे रहा है। अब यहां एरो ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे भी एक थीटा तुमको दिखा। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये थीटा है, ये थीटा है। और तीसरी कंडीशन वो तुमको क्या देगा? तो तीसरी कंडीशन मेरे भाई यहां पे देगा कि आपको दे दिया CS3, और फिर क्या दे दिया आपको? CS3। अब करने का तरीका सिंपल, आपको क्या करना है? एक पॉइंट पे बैठ जाना है। एक पॉइंट से आप देखो, ऊपर वाला CS3 क्या कर रहा है? रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, और नीचे वाला CS3 क्या कर रहा है? वो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब ये थीटा हो गया। अब आपको मैंने क्या बोला? थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है या बढ़ती है? ये मुझे बता। तो एक बात तो, डाइपोल मोमेंट इन सब में किसका ज्यादा? सबसे ज्यादा किसका हुआ? उसके बाद किसका हुआ? उसके बाद किसका हुआ? ये तो तब था जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे। कौन थे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये एरो तब लग रहा है कि इफ बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इफ बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? मेरे भाई जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी ग्रुप हैं जो प्लस आई लगाते हैं, CS2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CS3 CT3 CD3 CS3, जो तीनों होते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट वाले, ये सब क्या करते हैं? रिंग को इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। समझ रहे हो? आज जो रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालने का काम करे, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालने का, जैसे कि NF3 पॉजिटिव हुआ, NR3 पॉजिटिव हुआ, NS3 पॉजिटिव हुआ, ठीक है, न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड का बेटा, एसिड, फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, और दारू का मजा ही कुछ और है। क्या क्या होता है मैं पूरा बता देता हूं, यहां पे जरा गौर सुन लो। OR2 प्लस, सुनो सुनो, OR2 प्लस, OH2 प्लस, NF3 प्लस, NR3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, उसके बाद होता है NO2, उसके बाद होता है साइनाइड, उसके बाद होता है एसिड, बीच में एल्डिहाइड आता है, काम हम नहीं पड़ता उसका। फिर उसके बाद से ऑब्वियस है, संसार के जो सल्फोनिक एसिड होते हैं ना, उनसे बेहतर अगर हम कहें तो कौन हो सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, इक्विरेजो अगर आपने पढ़ा हो, एक एच देने के बाद से ऊपर भी इक्विरेजो करेगा, नीचे भी इक्विरेजो करेगा, ठीक है, इसलिए वो बेहतर एसिड माना जाता है। तो वो नॉर्मल बातें होती हैं, एसिड वैसिड में कंफ्यूज नहीं होना होता है कि हर जगह ऑर्डर हम रटते हुए चल रहे हैं। वो तो नॉर्मल है, निकाल लोगे आप लोग, कि आपको इक्विरेजो का कंसेप्ट पता है तो निकाल लोगे। एनीवे, जो काम आता है आपको हमेशा, वो ये आता है।
C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद होता है NH2, हाँ NH2, उसके बाद आएगा बेंजीन, एंड देन क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C हो जाएगा। ये जितने के जितने लिखे गए हैं ये सब के सब कैसे ग्रुप हैं बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है। ये रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इनके अंदर लबालब भरी हुई है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उनको खींचने का अगर कोई काम करता है तो वो कौन करता है, वो हमेशा ये वाले ग्रुप करते हैं। देने का काम कौन करता है, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CH3। CH3 में भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट घुसाएगा वो, तो वो बोलेगा कि बताओ कौन इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, CT3, CD3, CH3। समझ रहे हो, सबसे ज्यादा कौन देने का काम करेगा, CT3। इंडक्टिव के अकॉर्डिंग, हाइपर के अकॉर्डिंग नहीं होगा। क्यों होगा, चलो इधर आओ, हमारा मुद्दा नहीं है, इधर आओ। काहे कि ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे T ले लो, यहाँ पे D ले लो और यहाँ पे H ले लो। हमको एक बात बताओ, टूट टूट के स्टेबलाइज करता है या नहीं करता है, ये बताओ ना। ये टूट के अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है कि नहीं देता है। अब एक बात तो, तीनों में सबसे कम मास किसका है, H का। और जल्दी टूटेगा कौन, H जल्दी टूटेगा, तो इसीलिए CH3 वहां डोमिनेट कर जाता है, देन CD3, देन CT3। इंडक्टिव में क्या होता है, टूटने जैसा सीने नहीं है, वहां पे तो ये देखना है कि भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे कौन पर, टूटने वाला सीन होता तो वहां पे भी ये ऑर्डर आता। इसीलिए हाइपर कंजुगेशन में टूटना पड़ता है, इसलिए ऑर्डर उल्टा हो जाता है। एनीवे, अगर हम बात करें तो यहां पे जरा गौर से देखना, अगर हम बात करें, ये सवाल हो गया। अब देखो दूसरा सवाल वो तुमको क्या देगा, तुम अब यहां से इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तुम्हें अगर ये ऑर्डर पता है ना, तुम्हें किसी लेवल का सवाल दे दे, वो कहीं से भी उठा के दे दो, कहीं से भी घुसो घुमाओ, हम बना लेंगे। कैसे, अगर मान लो मैंने तुमको दिया सवाल, मैंने कहा तुमसे ये क्या रहा, रिंग रहा, और ये क्या है, CH3 है। इस पॉइंट पे मैंने क्या जोड़ दिया, NO2 जोड़ दिया। अच्छा, यहां पे मैंने क्या ले लिया, यहां पे मैंने ले लिया मेरे भाई, ये क्या है बोलो जल्दी, ये रहा CH3। और मैंने कहा ये क्या जोड़ दिया, ये आपको NO2, यहां Cl भी जोड़ सकता था वो, Br भी जोड़ सकता था, कुछ भी जोड़ सकता था। अब यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे मैंने क्या ले लिया, CH3, आपको यहां पे क्या दे दिया गया, NO2। देखो रिंग वाले जब भी सवाल आए, पहले तो आपको क्या करो, एक पॉइंट निर्धारित करो, ठीक है। अब उस पॉइंट में देखो एक ग्रुप क्या कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा है, तो ये एरो कहां की तरफ आ गया, नीचे की तरफ। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ले रहा है, तो उसी पॉइंट से देखो किस डायरेक्शन में ले रहा है, समझ रहा हो मेरी बात को, ऊपर वाली डायरेक्शन में, ठीक है। ये एरो ऐसे लग गया। अब इधर आओ, यहां पे अगेन एक पॉइंट निर्धारित करो। अब बताओ पॉइंट कौन सा निर्धारित करो, पहले ऊपर वाला ग्रुप देखो क्या कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, दे रहा है। NO2 क्या कर रहा है बताना जरा, NO2 क्या कर रहा है बताओ जल्दी, ले रहा है, तो ले रहा है, तो ये हो गया थीटा, समझ रहा हो मेरी बात को, ये हो गया थीटा, यही होगा ना। अच्छा ये बताओ, ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट पहले डिसाइड करो, एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखो, ये क्या कर रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन दे रहा है, चलो एरो नीचे मार दिया। ये क्या कर रहा है, ये दे रहा है या ले रहा है, दे रहा है भाई, ये भी दे रहा है, तो ये दूसरा पॉइंट बना रहा हूं जानबूझ के ताकि वो मिक्स ना हो जाए। एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री, एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। अब आप मुझे बताइए, थीटा बढ़ता है तो एंगल घटता है, अरे सॉरी, थीटा बढ़ता है तो डाइपोल मूवमेंट घटता है। सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका होगा इन सब में, किसका होगा, थर्ड। और इसमें किसका हो जाएगा उसके बाद, सेकेंड, और इसका फर्स्ट, और इसका क्या हो जाता है, 1, देन क्या हो जाता है, 2। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर ऐसा सवाल आता है, आप एक पॉइंट बनाइए, उस पॉइंट से देखिए रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है या रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा रही है। अगर मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को दी जा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आप सिंपल एक पॉइंट बना लीजिए। अब मान लीजिए यहां के अलावा मैं सवाल बदल देता, मैं मान लो यहां पे सवाल की जगह NO2 ना रख के मैं यहां पे एक काम कर देता हूं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट कर देता हूं। मान लो मैं वो भी हटाओ, मैं साइनाइड अगर कनेक्ट कर देता हूं, तो क्या होगा उस कंडीशन में, कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको ये याद है, अगर आपने ये याद कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा। जैसे कि आ जाओ, अगर मैं एक और सवाल दूं तुम लोगों को, एक और सवाल दूं, तो वो सवाल करके बताना। जैसे मान लो, अब ये तुम खुद करके मुझे बताओ, मान लो मैंने तुम्हें यहां पे दे दिया CD3, क्या दे दिया, CD3। फिर मैंने तुमको क्या दे दिया यहाँ पे, CD3। फिर मैंने क्या दे दिया, CD3, 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 CD3 दे दिया। अब यहां पे मैंने क्या जोड़ दिया, मैंने यहां पे जोड़ दिया क्लोरीन, यहां पे जोड़ दिया क्लोरीन, और यहां पे जोड़ दिया क्लोरीन। मैंने कहा बताओ डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या होगा, फटाफट से अब निकाल के बताओ कैसे, क्या निकालोगे, CD3, 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 कॉपी पे कॉपी पे कॉपी पे एक बार ट्राई करके बताओ, CD3, CD3, CD।
बताइए। पॉइंट लगा के बस। देखिए इधर, इधर वापस देख लीजिए एक बारी। आपको क्या करना है, सिंपली एक पॉइंट लगाओ पहले, तीनों जगह एक एक पॉइंट लगा लो। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे एक पॉइंट लगाओ। अब सोचो, ये देने वाला ग्रुप है या लेने वाला ग्रुप है? देने वाला है। कैसा ग्रुप है? देने वाला। तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, और ये भी रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है। अब मैंने बोला ये बताओ, ये लेने वाला ग्रुप है या देने वाला ग्रुप है? तो ये अपनी तरफ खींचेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पॉइंट पे बैठ जाओ, यहां पे एरो लगा दिया इधर। ये बताओ ये क्या करेगा, तो ये देगा, एरो इधर लग गया। और ये क्या करेगा, देगा, तो ये तो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। बोलो बन रहा है या नहीं बन रहा है? यानी कि अगर थीटा क्या हुआ, थीटा अगर कम हुआ, थीटा अगर कम हुआ तो म्यू क्या कर जाएगा, बोलो जल्दी, ज्यादा हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1। अगले वाले क्वेश्चन में अब करके बताओ। अब एक बार खुद करके बताओ क्या हो जाएगा। 2, 3, 1। सबसे पहले तू क्या करेगा बता जल्दी, पॉइंट लगाएगा। ठीक है, पॉइंट लगाएगा, ये पॉइंट पकड़ ले। अब ये पॉइंट पकड़ लिया तूने। अब बता, रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है या रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, ये पहले बताओ। रिंग को इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। अगर दिया जा रहा है तो ये एरो नीचे आ गया, ये वाला भी एरो नीचे आ गया, और ये वाला भी एरो कहां आ गया, नीचे आ गया। अब ढंग से सुनना जरा गौर से। अगर मान लो मैंने तुमसे कहा क्या कि ये क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। यानी एरो कैसे लग गया, ऐसे लग गया। यहां पे कैसे खींच रहा है, तो यहां देखो ये 0 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है, बोलो जल्दी, 0 डिग्री। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये तो नीचे ही खींच रहा है। और ये वाला अगर देखोगे तो ये यहां। अब देखो ये थीटा है और ये थीटा है। अब बताओ थीटा सबसे ज्यादा कहां तुमको दिख रहा है, सबसे कम तो यहां दिख रहा है। यानी कि अगर मैं इसको ए कहता हूं, इसको मैं बी कहता हूं, और इसको मैं सी कहता हूं, सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर बी के लिए, उसके बाद किसके लिए, सी के लिए, उसके बाद किसके लिए, ए के लिए। मतलब अब आप अपना ग्रुप आइडेंटिफाई करके, सिंपली बात है, आप ऐसे याद रखो, इनमें से अगर कोई भी ग्रुप दे देता है आपको, तो हमेशा ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसे होते हैं बोलिए जल्दी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये सब इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं। बाकी CS2 माइनस दे, NH माइनस दे, O माइनस दे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CS3। ठीक है, जनरली वो तुमको देगा क्या, या तो CS3, या तो CD3, या तो CT3। इनके अलावा पेपर में नहीं देगा। एक और बात मेरी सुनना, नागराज वाले ग्रुप होते हैं कुछ, समझ रहे हो, कुछ नागराज वाले ग्रुप होते हैं, बस इनको याद रखना कि ये नागराज वाले ग्रुप है। समझ रहा हो मेरी बात को, ये है नागराज वाले ग्रुप। जैसे मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूं, इनको नागराज मैंने क्यों बोला, आड़ा टेढ़ा इनका डाइपोल मूवमेंट निकलता रहता है। अब देखो नागराज वाले ग्रुप में क्यों कह रहा हूं, सुनना, समझने की कोशिश करना। जैसे इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन बनता है। अब जैसे इस पॉइंट पे मैंने तुमको बताया, थीटा बढ़ता है, थीटा बढ़ता है तो डाइपोल कम होता है, थीटा बढ़ता है डाइपोल। अब सिस और ट्रांस पे आ जाते हैं, पहले पहले इस पे आते हैं, फिर हम उस पे आएंगे। तो देखो सिस और ट्रांस वाली बात करते हैं, आओ इधर आओ। अगर मान लो तुमको क्वेश्चन ऐसे देता है कि पहली चीज, सिस और ट्रांस कहां डिफाइन होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, किसके, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहां पे प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहां पे प्रेजेंट होगा, वहां पे क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिलेशन पढ़ते हो, लॉक एंड की फैशन पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, कहां पढ़ते हो? हाय रे दादा, छोड़ो जाने दो बेटा, हम गलत सवाल पूछ लिए। ये रहा एच, ये रहा एच, सिंपल सी बात है, आपको देखना है। अब देखो पॉइंट लगाओ बस, क्या ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा या नहीं खींचेगा, और ये क्या करेगा बोलो जल्दी, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। अब देखो ये म्यू 1 है और ये क्या है, म्यू 2 है। क्या म्यू 1 म्यू 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे या नहीं कर देंगे, कर देंगे। अच्छा मैं तुमसे बोलता हूं, यहां पे देखो जरा गौर से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये रहा। अच्छा जरा गौर से देखो, ये क्या रहा, Cl, और ये भी क्या रहा, Cl, और ये क्या है, H, और ये भी क्या है, H। अब जरा गौर से देखो, क्या ये अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा, ये मुझे बताओ। इस पॉइंट पे एक कॉमन पॉइंट बैठा लो, इस कॉमन पॉइंट से देखो, क्या ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाला क्लोरीन,
और ये वाला क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इनका रिजल्टेंट कहां आएगा, कहीं बीच में आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि अगर हम बात करें, ये दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन क्या यहां कैंसिल आउट वाला सीन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां पे क्या बोलेंगे, म्यू इज इक्वल टू जीरो। हेंस अगर हम बात करें सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से। एक और मान लो आपको दे देता है बहुत ज्यादा से ज्यादा, आपको क्या दे देता है उसने, उसने कहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लीजिए, और यहां पे आप क्या ले लीजिए, यहां पे आप ले लीजिए एफ ले लीजिए, यहां पे आप क्या ले लीजिए, एफ ले लीजिए, और यहां पे क्या ले लीजिए, एच, और यहां पे क्या ले लीजिए, एच। यहां पे अगर हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लीजिए, ये रहा एफ, और ये भी रहा क्या, एफ, और ये क्या रहा, एच, और ये भी क्या रहा, एच। बोला डाइपोल मोमेंट कंपेयर कीजिए, तो ऑब्वियस है क्या होगा इस बार डाइपोल मोमेंट, बताओ क्या होगा, किसका ज्यादा, ए का, किसका ज्यादा होगा? अगर हम बात करें इस पॉइंट पे बैठ जाइए, ये अपनी तरफ खींचेगा, और इस पॉइंट पे बैठ जाइए, ये अपनी तरफ खींचेगा, क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे या नहीं कर देंगे? अब यहां पे देखो, यहां पे एक पॉइंट पे बैठ जाओ, क्या ये अपनी तरफ फ्लोरीन खींचेगा या नहीं खींचेगा? और ये वाला फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा? तो नेट रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आ सकता, बीच में कहीं आएगा। तो म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड म्यू इज इक्वल टू जीरो, हेंस आंसर वुड बी व्हाट, कि इसका ज्यादा होगा और उसका क्या होगा, कम होगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलो, इसके अलावा अगर मैं तुमसे बात करता हूं, तो ये तो हो गया ये वाला पॉइंट। अच्छा, एक और पॉइंट है, क्या पॉइंट है, अब देखो जरा गौर से, नागराज वाले ग्रुप, ये याद रखना, नागराज वाले ग्रुप में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सुनो, सवाल कैसे बनता है। सवाल ये बना, मान लो ये देखो, ये सवाल बना भाई मेरे, ये सवाल बना, ये बड़ा फेमस सवाल है, मतलब हर टेस्ट के अंदर तुमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर भाई साहब क्या चिपकाया जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन, क्या चिपकाया जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन। ए ये रहा, बी ये रहा, बी ये समझना। ऊपर चिपकाया जाएगा क्या, आपका साइनाइड, क्या चिपकाया जाएगा, साइनाइड। ऊपर क्या चिपकाया जाएगा, साइनाइड, और नीचे भी क्या चिपकाया जाएगा, साइनाइड। अगर उससे बाद अगर हम बात करें, तो ऊपर क्या चिपकाया जाएगा, ओ एच, क्या चिपकाया जाएगा, ओ एच, और नीचे भी क्या चिपकाया जाएगा, ओ एच। और उसके बाद से चौथे नंबर पे अगर हम बात करें, तो क्या चिपकाया जाएगा आपका यहां पे, तो यहां पे चिपकाया जाएगा एस एच, और यहां पे क्या चिपकाया जाएगा, एस एच। अब पूछा जाएगा डाइपोल मूवमेंट कहां जीरो है और कहां नॉन जीरो है, बड़ा ढंग से देखिएगा, कहां जीरो कहां नॉन जीरो होगा। देखो ये क्या है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, सिंपल सी बात है, आप इसके लिए कुछ मत करिए, एक पॉइंट पे खड़े हो जाइए। ये वाला क्लोरीन किधर की तरफ खींच रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ खींचेगा। अच्छा, ऊपर वाला कहां खींचेगा, ऊपर की तरफ। अब आप मुझे बताइए, ये रहा थीटा, थीटा कितने डिग्री का बना, 180, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे या नहीं कर देंगे, कर देंगे। अब सुनना जरा गौर से, साइनाइड के साथ भी ऐसा ही होता है। साइनाइड के साथ अगर मैं बात करूं, ये वाला साइनाइड ऊपर खींचेगा, ये वाला साइनाइड नीचे खींचेगा, खींचेगा या नहीं खींचेगा? अब जरा गौर से मेरी बात को समझना, इसका भी डाइपोल मूवमेंट क्या कह देंगे लोग, जीरो कह देंगे, क्या कह देंगे, जीरो। बात आती है यहां पे नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, सुनिएगा जरा गौर से। दरअसल इनके पास होते हैं लोन पेयर, और लोन पेयर होने की वजह से, लोन पेयर की वजह से मूवमेंट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, और बॉन्ड पेयर की वजह से मूवमेंट किसी और डायरेक्शन में। याद रखना, जनरली क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दो शब्द सुनने को मिलेंगे। एक शब्द होगा ट्राइएंगुलर ग्रुप। ट्राइएंगुलर ग्रुप पहचानो। ट्राइएंगुलर ग्रुप कैसे पहचानोगे? आपको सिंपली क्या चेक करना होगा, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है तो खट से आप आंसर पहचान लोगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं पहचान पाओगे, फिर एंगल बना के इधर उधर कंफ्यूज होते रहना। सुनो, एक वर्ड होगा लीनियर ग्रुप, एक होगा लीनियर ग्रुप। लीनियर ग्रुप हमेशा कैसे पहचाना जाता है, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया। साइनाइड के केस में क्यों हुआ, साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड क्या है, n है, तो यानी कि अगर हम बात करें, ये कैसा ग्रुप हो गया, लीनियर ग्रुप हो गया, ये ऊपर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, हाँ या ना। अगर मान लो आपको आ गया ट्राइएंगुलर ग्रुप कभी भी, और मैं तुमको बता रहा हूं कहां मदद करेगा तुम्हारा, जब तुम ऑर्थो इफेक्ट के अंदर स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ोगे, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन पढ़ोगे, SIP SIR इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट, वहां पे ट्राइएंगुलर ग्रुप का काम आएगा। और ट्राइएंगुलर ग्रुप में अब तुम वैसे तो कंफ्यूज हो, एंगल से निकालोगे, निकालते रह जाओगे, कभी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर तुम मान लो किससे जाते हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से जाते हो, आज के बाद केमिस्ट्री में कभी ट्राइएंगुलर ग्रुप दिखे, बस बोले वो ट्राइएंगुलर, तुम ये पहचानना sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं है। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब वो ट्राइएंगुलर ग्रुप होगा, अगर वो नहीं है तो वो नहीं होगा। अब आ जाओ, एक और होता है, अब एक होता है नॉन प्लानर ग्रुप, आपको पता होना चाहिए, आप जाके खोल के देखिए, VSEPR कराते वक्त मैंने बोला था, मैंने कहा था जो टेट्राहेड्रल होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन प्लानर होते हैं।
2v स्टेट वालों को मैंने कहा था नॉन प्लेनर। अब सुनो जरा गौर से, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा बताना जरा। इसका आएगा sp3। कैसा आएगा? sp3। अब sp3 होने की वजह से एक v ऐसे आएगा और एक v ऐसे आएगा, इसकी वजह से अलग दिशा में डाइपोल मूवमेंट है, ऊपर वाले की वजह से अलग दिशा में डाइपोल मूवमेंट है या नहीं है, ये मुझे बताओ। तो sp3 होने की वजह से नालायक ये प्लानर नहीं होता है, ये क्या होता है? नॉन प्लानर होता है। और नॉन प्लानर होता है तो इसीलिए कहा जाता है सर यहां पे क्यों नहीं ऊपर खींच रहा है। अरे भाई ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये कैसा होगा? नॉन प्लानर होगा। नॉन प्लानर होगा इसीलिए हम डायरेक्ट ये जो लाइन होता है ना, ये डायरेक्ट नहीं खींचते हैं। मैं दिखा दे रहा हूं लोन पेयर बना के, इसलिए याद रखना इनकी दिशा में कभी भी म्यू जो होता है वो जीरो नहीं होता है। इनके लिए नागराज वाले ग्रुप कैसे पहचानना है सर? सिंपल सी बात है, नागराज वाले ग्रुप कौन से होंगे? जो नॉन प्लानर होंगे। और नॉन प्लानर कैसे पहचानेंगे सर? हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी का भी sp3 आ गया तो नागराज वाला ग्रुप है, याद रखना। काट लेगा तुम्हारा। अब क्या काटेगा ये तुम निर्धारित कर लेना, समझ रहे हो? मैं तुमको बता रहा हूं, तुमको देख के ऐसा लगेगा कि अरे सर ये भी ऊपर खींचेगा ये भी नीचे खींचेगा। अरे नहीं खींचेगा भाई। नागराज वाले ग्रुप कौन से होते हैं? नॉन प्लानर वाले। उनको कैसे पहचानेंगे? sp3। उनको देख लेना वरना वो तुम्हारा काट देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब कहोगे कि सर सीएल वाले में सीएन वाले में तो सेम हो रहा है। अरे क्यों ना हो भाई, सीएल वाले में तो मान लो एक ग्रुप है, सीएन वाले में कैसे हुआ? हाइब्रिडाइजेशन निकाल के चेक कर ले, देख ले हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा तुझे, एसपी मिलेगा, देख ले निकाल के। तो याद रखना लीनियर ग्रुप मतलब एसपी, ट्रायंगुलर ग्रुप मतलब sp2 और नॉन प्लानर ग्रुप मतलब sp3। ठीक है, ब्रेड्स के अंदर भी ये काम आता है। प्लेनरिटी कैन नॉट बी अचीव बिफोर 8 मेंबर्ड रिंग, बोला गया है नहीं बोला गया? ब्रेड्स ने यही बोला था ना, बोला था, क्या बोला था? कि ब्रिज हेड कार्बन का सिंपल, इसका मतलब क्या है? एक लाइन में याद रखो, ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता है। क्योंकि प्लेनरिटी, प्लेनरिटी का मतलब ट्राइंगुलर प्लानर, ट्राइंगुलर, कोई ट्राइंगुलर ग्रुप नहीं जोड़ सकते आप वहां पे। आप समझिए, उसने बोला था प्लेनरिटी कैन नॉट बी अचीव बिफोर में 8 मेंबर रिंग। कुछ नहीं सोचना होता है, बस एक लाइन सोचना होता है, ब्रिज हेड sp2 बनेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस। प्लेनरिटी का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन से है। और ये छोटे छोटे शब्द अगर तुमको क्लियर होता है ना तो बड़ा आसानी से तुम चीजें पकड़ पाते हो। तो याद रखना भाई, लीनियर का मतलब हमेशा sp, ट्रायंगुलर ग्रुप अगर कभी भी दे दे sp2 पहचानो, और कभी भी तुमको नॉन प्लानर दे दे हमेशा क्या पहचानो? sp3 पहचानो। तो यहां पे अगर कहें तो इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा, इसका सॉरी, इसका होगा जीरो, इसका होगा जीरो। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों का जीरो नहीं होगा। तो ये अगर हम बात करें म्यू इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? म्यू इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, ये भी म्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया। इन दोनों का म्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। अब तुम कहोगे नहीं सर हमको तो, हम मतलब और जानना चाहते हैं, हमें तो ये बताओ इन दोनों में भी ज्यादा कम किसका होगा? अरे किसका ज्यादा कम होगा भैया? देखो OH बॉन्ड है और यहाँ SH बॉन्ड है, EN किसका ज्यादा होता है बताना जरा? OH में। तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो गया, उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? कम हो गया। और इन दोनों का तो जीरो ही है। सवाल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव म्यू जीरो, उसमें याद रखना है या तो सीएल वाला या तो सीएन वाला, यही वाला। नागराज वालों को मत याद रखना, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं, ये नागराज है, तुरंत काट लेंगे तुम्हारा। समझ रहे हो मेरी बात को? एक तो डाइपोल मूवमेंट भी आड़ा टेढ़ा इनमें चलता है, ऊपर से नागराज वाले ग्रुप है, ये सबसे पहले काटेंगे तुम्हारा, इसलिए इनसे बच के रहना। OH और SH नागराज है, इसमें डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। डाइपोल मूवमेंट हमेशा क्या होगा? नॉन जीरो, याद रख लेना बस, ठीक है? रिंग से अटैच्ड रहेंगे। तो ये टोटल 8 पॉइंट है जिसपे तुमसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के सवाल बना के पूछे जा सकते हैं। कुछ बातों पे अब आ जाते हैं जिस पे डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये याद रखना। अब आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे। इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है? क्योंकि ये सवाल ना, इसको थोड़ा अलग से ही आपको याद रखना पड़ेगा। पहली चीज मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी भी देखेंगे और सारी चीजें देखेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये फैक्चुअल बन जाते हैं थोड़े। फैक्चुअल कौन कौन से बन जाते हैं पहला बताता हूं। सवाल दिया जाएगा आपको CS3F, और कौन सा दिया जाएगा? CS3Cl, और कौन सा दिया जाएगा? CS3Br, और कौन सा दिया जाएगा? CS3I दिया जाएगा। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? अब ये चारों दिए जाएंगे, CS3F, CS3Cl, CS3Br, CS3I। अब आपको पता है कि यहां पे ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो म्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू डी। म्यू इज इक्वल टू वॉट? Q इंटू डी, ठीक है? इन जनरल मैं तुमको एक बात बोलूं, पूरे डाइपोल मूवमेंट में Q को डोमिनेट लेके चलना, डी का कहीं रोल ही नहीं आएगा तुम्हें, डी का कहीं रोल ही नहीं दिखेगा। लेकिन जब यहां पे देखते हैं तो चार्ज के अनुसार आंसर कौन सा आना चाहिए? CS3F आना चाहिए। और डिस्टेंस के अनुसार आंसर देखे तो कौन आना चाहिए? CS3I। लेकिन जब ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं Q इंटू डी के नेट रिजल्ट पे, तो पता क्या चलता है? सबसे ज्यादा किसका आता है? CS3Cl, देन किसका आता है? CS3F,
देन किसका आता है CH3Br, और देन किसका आता है CH3I। पहला तो ये। दूसरा सवाल सुनिए, दूसरा अगर मैं बात करूं जहां पे आपसे गड़बड़ होगी, दूसरा सवाल ये होगा, H2O दिया उन्होंने, और क्या दिया HF दिया, और क्या दिया NH3 दिया। ठीक है, ये तुम्हें दे दिया गया। अब देखो जरा गौर से, मैं तुमको लॉजिकली बोलूं तो लॉजिकली क्या आंसर आना चाहिए। ये रहा फ्लोरीन, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ये फ्लोरीन है, ठीक है, ये फ्लोरीन है, 3 लोन पेयर एक डायरेक्शन में है। अगर मैं वाटर को देखूं तो वाटर के केस में कितने लोन पेयर एक डायरेक्शन में है, 2 लोन पेयर एक डायरेक्शन में है। और अगर NH3 को देखा जाए तो NH3 में लोन पेयर कितना है, 1। अगर टेक्निकली देखा जाए, कंसेप्चुअली देखा जाए, तो आंसर जाना चाहिए HF, देन जाना चाहिए H2O, देन जाना चाहिए NH3। लेकिन Q इंटू डी के रिलेशन पे देखा गया है, जब डी कहां कहां डोमिनेट करता है, इन्हीं 2-3 सवालों के अंदर डोमिनेट करेगा, बाकी हर जगह नहीं करेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। तो याद रखिएगा, जब डेटा देखा गया ना, तो डेटा ऐसा नहीं मिला। डेटा क्या मिला, डेटा का कहना यह था सबसे ज्यादा किसका होगा, H2O का सबसे पहले नंबर पे। एनसीईआरटी में भी दिया गया 1.87 के करीब डेटा इसका लिखा गया है, 8-9 के करीब दिया गया है, ठीक है। उसके बाद HF में दिया गया, कितना दिया गया, 1.47 के करीब दिया गया है। एंड देन किसके अंदर दिया गया, NH3 के अंदर। तो अगर हम बात करें Q इंटू डी कहां डोमिनेट करता है, डी कहां डोमिनेट करता है मेरे भाई, इन 2 सवालों के अंदर ध्यान रखिएगा कि डी डोमिनेट करता है, एनसीईआरटी के अंदर ये लिखा गया है। और सम टाइम हम ना गलत धारणा बना के बैठे होते हैं, क्यों, क्योंकि हम ऑर्गेनिक में ये रट के बैठे होते हैं, क्योंकि ये सवाल पूछा गया है, लेकिन इसको हम बहुत इग्नोर करके चलते हैं। आप डेटा उठा के देख लीजिएगा और आप खट से गलती कर देंगे इसके अंदर। तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो ऐसे सवाल हैं जहां सिर्फ डी डोमिनेट करेगा, बाकी पूरे एंटायर डाइपोल मूवमेंट में मेरी एक लाइन याद रखना, क्यू डोमिनेट करेगा। कौन डोमिनेट करेगा, क्यू। ये वो सवाल है जिसके अंदर कौन डोमिनेट करता है, डी, मतलब क्यू इंटू डी डोमिनेट करता है, और बाकी जितने सवाल है उनके अंदर क्या डोमिनेट करेगा, क्यू। समझ रहे हो मेरी बात को। अब अगर तुमको ना इतना पॉइंट तुम्हारे दिमाग में है, इतना पॉइंट तुम्हारे दिमाग में है, अगर जितना मैंने बोला ना, अगर जितना बात मैंने तुमको बोला है अभी तक, एक तो ये इंपॉर्टेंट वाली बात, इसके बाद अगर बोले तो, एक मिनट सॉरी, इसके बाद अगर हम बोले, ये 8 पॉइंट अगर तुम्हारे दिमाग में है तो याद रखना तुम्हारा सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन इसके साथ एक बात और याद रखना, सिर्फ एकमात्र यही वो सवाल है जहां Q इंटू डी डोमिनेट करता है। रेस्ट सारे सवालों में आपको आंसर किससे देना है, Q से। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे रेस्ट सारे सवालों में सिर्फ इनको छोड़कर, सिर्फ इनको छोड़कर, सिर्फ इनको छोड़कर, इनको छोड़कर बाकी सब में Q डोमिनेट करेगा। बाकी सब में Q डोमिनेट करेगा, बाकी सब में Q डोमिनेट करेगा। बस यही एकमात्र ऐसे हैं जिसमें Q इंटू डी डोमिनेट करता है। बाकी सारे सवालों के अंदर कौन डोमिनेट करेगा, डी, Q, सॉरी Q, ठीक है। सिर्फ इनको छोड़ के बाकी सब में Q डोमिनेट करेगा, चार्ज डोमिनेट करता है। ये इन्हीं दोनों में, इन दोनों का रिजल्टेंट डोमिनेट कर जाता है। रेस्ट अगर आप देखोगे तो बाकी सब जगह क्या डोमिनेट करता हुआ मिलेगा, क्यू ही डोमिनेट करता हुआ मिलेगा। अब चाहे आप जैसे भी सवाल निकाल लो, अब जैसे कि मैं तुमसे बोलूं क्यू कैसे डोमिनेट करता है, अगर मैं तुमसे बात करूं, यहां पे क्वेश्चन कुछ भी उठा के दे सकता है, वो दे दिया H2S, दे दिया H2O, दे दिया, बोला कि वाई डाइपोल मूवमेंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन H2S, उसने लिख दिया। तो सिंपल सी बात है, H2O और H2S में देखो, आपको पहले दिन मैंने कराया, चार्ज ज्यादा होता है। वो सवाल पूछेगा वाई डाइपोल मूवमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन PS3। सिंपल सी बात है, NH3 के अंदर क्या डोमिनेट करेगा, चार्ज डोमिनेट करेगा। Q इंटू डी बस 2 ही जगह डोमिनेट करता है, वो एक ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में और एक ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में, ठीक है। बाकी रेस्ट अगर हम बात करें आपसे, तो रेस्ट बाकी जगहों पे क्या देखने को मिलता है आपको, बाकी जगहों पे आपको ये देखने को मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या डोमिनेट करेगा, Q डोमिनेट करेगा। अब कोई भी सवाल आप जाके बनाओ अपना घर पे। ये 8 पॉइंट लेकिन दिमाग में रखना भाई, ये 8 पॉइंट रखना, ये पॉइंट रखना, वरना तुम कंफ्यूज हो गए। सबसे पहली चीज क्या, कि पहली चीज इसके लिए मैंने बोला कि ये बी क्या होना चाहिए, बी सेम होना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और चिपका दिया तुम कुछ और करते जा रहे हो, तो फिर कुछ और नंबर भी मिलेगा बेटा, याद रख लेना। तो यहां पे देखो, अगर हम बात करें विदाउट लोन पेयर वालों में ये 0 होते हैं, विद लोन पेयर वाले में ये 0 होते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में किसका ज्यादा होता है, कोऑर्डिनेट का। अच्छा, किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर एक लोन पेयर दिख जाए तो उसका म्यू कभी भी 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा थीटा बढ़ता है तो डाइपोल मूवमेंट कम होता है, थीटा घटता है तो डाइपोल मूवमेंट बढ़ता है। क्यों,
म्यू1 का स्क्वायर प्लस म्यू2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, फॉर्मूला पुट करके देख लो। थीटा की वैल्यू जितना बढ़ाओगे कॉस थीटा की वैल्यू उतनी कम होती जाती है, ठीक है, ये फिजिक्स कहता है। अगर हम बात करें सिस और ट्रांस में किसका ज्यादा होता है, सिस का, जनरल। इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये देखो ये कहा जाता है ऑर्गेनिक बेंजीन, इसे हम बोलते हैं बेंजीन, और उसे हम क्या बोलते हैं, बोराजीन। बोराजीन के लिए एक लाइन बहुत कॉमन है, कॉमन क्या है, अगर तुमको याद होगा कि बोराजीन के अंदर एक लाइन कॉमन होती है, एनबीटीएस के अंदर ये सवाल खूब चलेगा, तुम देख लेना, वो सवाल मेरा ही बनाया हुआ था। अब बहुत सारे लोगों ने गलती किया था, 1700 लोगों का टेस्ट पेपर हुआ था, मैंने जानबूझ के ये लाइन बीच में चिपका दी। आधी जनता वहां पे डाइपोल मूवमेंट में इस बात पे कंफ्यूज हो गई, क्योंकि एंड मूवमेंट पे लाइन नहीं याद आती है, ये मेरा पर्सनल टेस्टिंग था। पता है उस लाइन को मैंने डाला, 1700 बच्चों ने एग्जाम दिया, और उसमें पता है कितने बच्चों ने, 1643 बच्चों का गलत हुआ था वो लाइन। फिर मैंने कहा एनबीटीएस में इस लाइन को उठा के डालो, आज भी देखो उसमें जाके इनऑर्गेनिक के सवालों में वो चलेगा। CH4 के अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन ना हो तो क्या होगा, वो सवाल मेरा ही डाला हुआ है, उसको पहले एग्जाम में डाला, और उसके बाद एग्जाम लोगों ने दिया, सबने लाइन से गलत किया, खट खट खट, फिर कहा एनबीटीएस में इसको डालो। तो एक उसमें देखोगे आज भी चलता है वो, अब हमारा नहीं रहा, वो किसी और नाम से बिक रहा है, लेकिन वो है आज भी, मतलब उसके अंदर ये सवाल आज भी प्रेजेंट है। तो मैं बता रहा हूं एट एन इंस्टेंट आता है पेपर में, लोगों का दिमाग नहीं काम करता है कि डाइपोल मूवमेंट जीरो बोला था या बॉन्ड नॉन पोलर बोला था। मैं तुमको बता रहा हूं, और स्टेटमेंट में तुमको घुमा ले जाएगा, और एक एवरेज बच्चा हमेशा मार खाएगा, मैं तुमको बता रहा हूं। तुमको अभी फीलर आएगा कि मैं सही ले जाऊंगा, लेकिन तुम एंड एग्जाम पे मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए याद रखना कि इनके अंदर पोलर बॉन्ड होता है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर, इसलिए इनको भी याद रखना जरूरी है। आगे अगर हम बात करें, तीन इक्वल वेक्टर, मान लो तीन वेक्टर 120 डिग्री पे दिखना जरूरी नहीं है, तीन इक्वल वेक्टर का 120 डिग्री के एंगल पर दिखना क्या है, जरूरी है, ठीक है, तब रिजल्टेंट उनका क्या होगा, जीरो। और एक नागराज वाले ग्रुप, अगर तुमको इतनी बातें आती हैं तो तुमको डाइपोल मूवमेंट में नहीं फंसाया जा सकता। एक और बात यहां पे नोट कर लेना, नोट क्या कर लेना, मैं उसको इधर ही लाके चिपका देता हूं, इधर देखो, ये रहा ये रहा ये रहा, ये यहीं पे चिपका दिया, बस इतनी बातें आप याद रखिए। ये नाइन्थ बात कह लो यार, इंपॉर्टेंट वाली नाइन्थ बात कह लो, ठीक है, बस इतनी बात आप ध्यान रखो। और उसके बाद से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता ही दिए, बाकी और आप घर पे जाके लगा के देखो। चलो छापो इसको, फिर आगे चलते हैं। ई क्या हो गया, इसमें आएगा कैसे अब, हाँ, तो फिर क्या किया जाए, मतलब आएगा कैसे, तो बोले होते ना। हाँ बेटा, अब पलट के हम बोल देंगे ना तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे, जीवन में दबाने के भी लायक नहीं बचोगे, समझे। हर समय ये तुमको रेजिस्टेंस मिलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेके कहीं तक जाओगे ना, हर जगह रेजिस्टेंस से मिलेगा तुमको। गधा जैसी बात करते हो क्लास में बैठे बैठे, क्या बोले हो तो तुमको भी पता है, हम भी क्या बोल रहे हो तुम समझो, वही बोल रहे हैं जो तुम समझ रहे हो। क्या बोल रहे हैं सर, सुबह सुबह फालतू फालतू बात करवा लो इनसे। अरे आज पहला दिन है यार नवरात्रि का, ढंग से बात कर लो यार। चलिए तब तक उधर से नोट करिए, अभी इसको ऑन होने दीजिए।
बतिया लो, घुस जाओ। हाँ, क्या पूछ रहे थे? हाँ, क्या बोल रहा था भाई? हाँ, डेट वोट पे ले जाना हो तो ले जाओ। भाई तुझे इतना इंटरेस्ट पूरा नहीं रखना है ना? है ना? तुमको ले जाना है, ले जाओ। मौसी बन गए हैं एकदम से, पूरी क्लासियम बतिया रहे हैं। दो महिलाएं ऐसा करें तो समझ आता है, या तो आप खुद को महिला मान लें, या तो करना बंद कर दें। दोनों महिला है ना। अब देखो तुम्हारे दोस्त कैसी कैसी बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, अब क्या होगा बे? हैं? ई का है? एस? अब इसको, वाह वाह, चिल्लाओ और वाह वाह चिल्लाओ तो। बेटा ये आवाज जो तुमने निकाली है ना, ये नेक्स्ट लेवल वाली थी। भगवान करे तुम ऐसी आवाज जीवन भर निकालते रहो, और वैरायटी ट्राई करो यार। दो तीन तरह की आवाजें निकालो। एक गाना आया था, अरे वो नहीं देखे थे, तू है मेरी फैंटेसी? हाँ, वो भी गाना गाओ तो, ऐसी लेकिन बिल्ली वाली आवाज में गाना। इसका नाम पता है क्या है? कैटी रख लेते हैं, इन्हीं का जिन्होंने ये आवाज निकाला था। वही मैं कह रहा हूं कि आज बिल्ली का आवाज निकाल रहे हो, कल कुत्ते की आवाज निकालनी पड़ेगी, परसों, अब जाने तो अब डीप हो जाएगा बहुत ज्यादा। फिर तरह तरह की साइट सर्च करोगे कि आवाज निकालने का पैसा कहां कहां मिल रहा है। अरे मान लो पैसा चाहिए ना भाई जीवन चलाने के लिए, आज काम चला ले रहे हो। क्या हुआ? हो गया, चलें आगे चलें। हाँ। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी आवाजें निकालने का टैलेंट भी होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। आने वाले दिनों में वैश्विक महामारी इतने बड़े लेवल पे बढ़ेगी ना, कि तरह तरह के कामों की जरूरत पड़ेगी। डबिंग की जरूरत पड़ेगी। बिल्लियां खत्म हो जाएंगी और तुम उनकी आवाजें निकालना। ये गैप कैसे इतना बढ़ गया इसमें? हो गया, ये नोट हुआ। चलिए, टाइमिंग चेंज हो गई तुम लोगों की क्लास की कि नहीं? चलो, कोई ना। हाँ, हम का चेंज करवा दें, हम मैनेजमेंट हैं। हम सैलरीड हैं बस। बोलिए, इस बार हम पे मत डालिए बात को, ठीक है? पूछे कि नहीं पूछे? सर भी आता है, हो गया, सुना है आपका? 100% कंफर्म न्यूज है। अब जाने दो, नहीं 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 नहीं, अब जाने दो, मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन तुमको सही बता रहा हूँ, 100% ये न्यूज कंफर्म है। कंफर्म है भाई। बस इतना, बस इतना बोलना। सर बीचों बीचों हम गायब काहे हो जाते हैं, हम लोगों की क्लासवा काहे बंद हो गई थी? बस इतना पूछना है एक बार। अब देखो, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, मैंने तुमको हिंट दे दिया। बोले थे कि नहीं जय मिथिलांचल? बोले थे या नहीं बोले थे?
क्या बोले उस पे, रिएक्ट किए कि नहीं किए? इस बार शर्माए तो बस इतना पूछना, शर्मा क्यों रहे हैं सर? चले। कहाँ बाढ़ आया हुआ है? मिथिलांचल नहीं, अभी तो सब बाढ़ ग्रस्त है। मिथिलांचल हुआ, पूर्वांचल हुआ, सब बाढ़ ग्रस्त है। कौन सा? नहीं, ये पॉइंट पहले लिख लो लगातार लाइन से, मैं ये कह रहा था, एक जगह सिस्टमेटिकली अरेंज हो जाएगा। ₹50 लाख प्लस एगो डिफेंडर मांगे हैं इस बार। अब यार ये तो हमको नहीं पता, लेकिन मांगे जरूर है। जनसुराज से टिकट ले रहे हैं। सेकेंड हैंड? अबे सेकेंडो हैंड मिल जाए तो बहुत है बे। समझ रहा है, सेकेंड हैंड भी मिल गया ना तो दोनों मिला जुला के मोटा मोटी बहुत ऊपर चला जाएगी। अभी हमारे जीने की उम्र है, इतनी जल्दी नहीं शहीद होना। हमको ही मार लेना दो दो तीन को स्विच, उसके बाद तो तुम लोगों का सिलेक्शन हो गया तो हम ब्याह कर लेंगे समझे जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। क्या चीज? अब वीटी सर यार 32 साल के हो गए, बुढ़ौती में जाके थोड़ी करेंगे ब्याह। किसने बोला? कौन? भाई बिहार में वो मार्कशीट बनी है, ये भी तो सोचो। आधार का अच्छा तुमको नहीं पता है, तुम नहीं पैदा हुए, तुम जैसे विलायत में पैदा होके आए हो। यहाँ बच्चा पैदा होता है 2 साल बाद लोग दिखाते हैं कि हमारा बच्चा पैदा हुआ था। कांड 2 साल पहले छापे होते हैं, बताते लोगों को 2 साल बाद कहाँ है। अब पूरा जीवन। अभी यार उनका उम्र पता है तुमको, एक्चुअल में सही में मजाक नहीं। सबसे ज्यादा एज अगर किसकी है, एमडी सर की है। एमडी सर की है सबसे ज्यादा। उसके बाद सर्वेश सर की है। फिर तरुण सर की है। फिर बीएन सर की है। हाँ। सुभाष सर नहीं, सुभाष सर छोटे हैं अभी। सुभाष सर आपका कितने हैं, 28 29 के हैं अभी वो। 26। मतलब उनकी टीम के अकॉर्डिंग मैं किड हूं 26 अभी फरवरी में होगा मेरा 27। सुभाष सर का 30 होने वाला होगा। वीटी सर का है 33 होने वाले जा रहे हैं। तब का बूढ़े हैं वो समझ रहे हो, उसका 35 साल के वो है, क्या कहा, 35 के करीब के, 35 नहीं 34 34 के करीब के वो हैं बीएन सर। तरुण सर हैं 39 40 के करीब के। हाँ तो क्या। अरे 39 40 अबे बहुत होता है बेज। तुमको पता है वो यूपीएससी प्री क्वालिफाइड है, मेंस तक शायद पहुंचे हुए हैं। यूपीएससी, अब जो भी है यूपीएससी में कई सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें प्री क्वालिफाइड है, मेंस तक पहुंचे हुए हैं। मतलब वो लेवल वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एग्जाम रहा होगा, या तो आईएएस या तो पीसीएस, इसी दोनों में से एक रहा होगा। प्री मेंस इंटरव्यू उन्हीं तीनों में होता है। चलो।
उसके बाद है सर्वेश सर। सर्वेश सर एवर टाइम ग्रीन, उनको कभी उनका एज पता नहीं चलेगा। कितना साल है उनका एज? 43-44 है। 43-44 पता नहीं लगेगा। और उसके बाद है एमडी सर। एमडी सर का तो 48-49 हो रहा है भाई। कौन बोला? बीएन सर कितना? 38 है। कही है आपकी तरह ना। अब उनसे पूछना अपना, तो अपना हमेशा कहेंगे मतलब 2 साल से 30 साल के बने हुए हैं। कौन? मैं बता रहा हूँ ना, 2 साल से मतलब 32 ही बने हुए हैं। पिछले साल जब मैं मिला था कितना है, तो 32। फिर 2 को बर्थडे मेरी आंखों के सामने उनका बीता। फिर मैं पूछता हूँ अभी भी कितना, तो 32 है। अब बुजुर्गों को यार बिया हुआ कर लेना चाहिए, खामखा क्या मतलब। ठीक है। नहीं, अभी हमारा नंबर तो अभी वक्त आया। अभी हम एक बार लड़ेंगे जनाब पंचायती का चुनाव अपने यहाँ से। उसके बाद एक बार किस्मत आजमाना है यार। नहीं, बिहार से कहाँ लड़ेंगे, हारने के लिए लड़ेंगे। नहीं भाई, बिहार के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हक, पैसा लेके भी अगर हरा दिए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे हैं आज भी। यूपी का पॉलिटिक्स बदल चुका है भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं सीएम उम की वजह से नहीं है। सीएम उम की वजह से नहीं, वहां तुम कुछ कर लो। अगर वहां पे अब अलग ही सीन है, पहले होता था वहां पे, लेकिन अब ये सब सीन नहीं है। दारू मुर्गा अब तो नहीं खरीद सकते भाई। हर आदमी अपने आप में इतना सक्षम हो गया कि उसको दारू मुर्गा अब तुम नहीं खरीद सकते। क्या चीज? हाँ, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या मतलब, हर आदमी अपना वो चाहता है, अस्तित्व। अब वहां पे एक ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे आप देखिए इस बार आपके यहाँ भी हुआ है, 2-3 जगह बड़ा अच्छा देखने को मिला। और 2-3 जगह से एकदम से ये है कि नहीं, मतलब हम अडिग हैं, हम एक जगह वो है। 2 लाख में, अच्छा वो देखा तो था। 2 लाख रुपया लाके तो आईपीएस बना देंगे। चलो चलो चलो, बात मत करो, फटाफट पहले नोट करो यार। चले आगे चले। हम लोग गए थे अभी संडे को मुजफ्फरपुर। लेकिन यार एक चीज है, तुम्हारे यहाँ के नेताओं ने तुम लोगों को ना नोच के खाया है लिटरली। अला पूरे 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 रास्ते भर में एक वो पुल दिखा हमको। और वो पुल ना शहर में था, मुजफ्फरपुर शहर को कनेक्ट कर रहा है। और भाई वो पुल को देख के ऐसा लगा कि मतलब यहाँ के नेताओं ने ना गला पकड़ के ऐसे ही लोगों के मुंह में हाथ डाल के उनका पैसा, जो अन्न था ना उनके मुंह में, वो भी छीन के खा लिया है। हाँ? अरे जो भी था मतलब वो पुल। अरे भाई वो पुराना बाबा आदम के जमाने का कांग्रेस के सरकार में बनाया हुआ भाई साहब। मतलब पूछना एक बार, बीएन सर अभी आएंगे, बस इतना छेड़ना, कहना सर बिहार में डेवलपमेंट कैसा है। पूरा रास्ता भर हम लोग गरियाते गए, फिर ये हुआ कि दशहरा में चालू करेंगे प्रदेश दर्शन। अब घूम घूम के सबका तो ये हुआ कि पॉलिटिशियन है सब, निपटवा देंगे 2 मिनट। अब बोले अब देखा जाएगा जो होगा। देखा जाएगा जो होगा। गायब हो जाओगे तो हो जाओगे यार, लेकिन ऐसे थोड़ी वो कर सकते हो। यार गाय वहां पे एक कौन सी, गंडक रिवर थी। गंडक रिवर के किनारे वहां जाके दिखी यार गरीबी क्या होती है लिटरली। आज भी वहां, मतलब हम ऐसा इमेजिन ही नहीं कर सकते थे हमारे यूपी में चले आओ भाई, नहीं है, बहुत 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 बढ़िया बना दिया है। बहुत तगड़ा बना दिया है। इतना गरीबी, गरीब तो दिखेगा ही नहीं वहां पे।
भाई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अपनी नॉर्मल गाड़ी में पानी की ग्लास रखिए और चल दीजिए वहां पे यूपी के रोड पे, वो हिल नहीं सकती है। यहाँ यहाँ सबसे जो वर्ल्ड क्लास इनका एक्सप्रेसवे है उस पे लेके चलिए, 5 मिनट के अंदर अगर कम से कम 500 ग्लास ना गिरे तो कहिए आप। मतलब भाई लिटरली गरीबी दिखी, पता है क्या, मैं तो वीडियो भी बनाया, मैं उतर के नहीं, मतलब वो नहीं देखने से लगाना यार, कि अभी भी कहां पॉपुलेशन जाके रह रही है। गंडक रिवर है, उसके किनारे एक गांव दिखा। अब यार नाम हमको कहां से पता होगा, रिवर का नाम मैप में पता चल गया था, गंडक रिवर, गंडक रिवर, और उस पे किनारे एकदम, मैंने बोला कैसे ही जीते होंगे। चलो एनीवे नोट हो गया। अब बेटा देख तो लो कि हाँ मतलब कितना हुआ है, कितना बढ़िया रिसोर्स तुम्हारे यहाँ से निकला है, भारत को मिला है। तुम्हारा ही राज्य कहाँ पे है ये बात सोचना चाहिए। पटना तुम्हारी राजधानी, और एगो बेली रोड को छोड़ दीजिए ना, पटना जू वाले रोड को, तो किसी एरिया में चले जाइएगा, और आपका शहर बहुत बड़ा नहीं है, आपका कैपिटल बहुत बड़ा नहीं है। और ये बात सच में सोचना चाहिए, सच में सोचना चाहिए कि मतलब लोगों ने, तुम देखो तुम भगवान मानोगे तो कुछ ना होने वाला, समझ रहे हो। मेहनत तुम कर रहे हो, मजदूरी तुम कर रहे हो, पैसा तुम कमा रहे हो, अब फिर सरकार को जीएसटी भी तुम दे रहे हो, जीएसटी छोड़ो सारे तरह के टैक्सेस दे रहे हो, उसके बदले में तुमको क्या मिल रहा है, बाबा जी का, समझ रहे हो। तो उसको लेके झुंझुना बजाते रहो। ऐसा 5 किलो अनाज, भक्ति का टाइम गया यार, गया भक्ति का टाइम। बहुत लूटा है सबने, सबने लूटा है यार। देखो कल एक पार्टी तो तुम लोगों के यहाँ लॉन्च हुई है, देखो क्या होता है उसका। खूब पैसा वो भी बनाया है इस बार, बहुत पैसा बनाया है। हाँ? फंडिंग देते हैं ना, बढ़िया है। देखो यार क्या होता है, मजा लेकिन इस बार आएगा बिहार के इलेक्शन में हम कहाँ से, मजा देखने में आएगा, रिजल्ट जब आएगा ना तो मजा आएगा, सब मारा मारी होगा। इस बार इतना मारा मारी होना कि सज्जी, सबसे पहले तो दूगो बवासीर तुम्हारे यहाँ से साफ हो, समझ रहे हो, वो दोनों पहले साफ होने चाहिए। मजा आ जाए पता है क्या, जब सूरज आ जाए। जाते हैं, कि ये सब चीजें आपने वो कर रखी हैं, और इससे राजस्व में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अरे यार सिंपल सी बात है, आप एक से एक बात सोच के बताइए कि अगर आप क्या ऐसा तो है नहीं कि आपने रोक लगा दी तो आप वो बिक ही नहीं रहा है, बड़े खुले आम तौर पे बिक रहा है, आपके इलेक्शंस के अंदर सीधे बांटा जा रहा है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, तो उसको राजस्व में इंक्लूड कर दो ना, पैसा रेवेन्यू किसको मिलेगा, गवर्नमेंट को मिलेगा, बहुत तगड़ा राजस्व आएगा। इन्वेस्टमेंट लोग लेके आएंगे, क्राइम खत्म कीजिए, निवेशकों को बुलाइए, लैंड दीजिए सस्ती उस पे। आना ही नहीं चाहता है, सबको लगता है रंगदारी मांगने लगेगा तुरंत 2 हफ्ता बाद, कोनो इन्वेस्टर आना ही नहीं चाहता इस वजह से। यहाँ बीटा है कोई जगह है, यहीं पास में गोला रोड के पास में है शायद, पता चला कि किसी ने मुझे बताया कि वहां अच्छा इन्वेस्टमेंट है, कर सकते हो आप। पता चला कि अभी सस्ती जमीन है वहां पे, सुना, लेकिन थोड़ी देर बाद यह आया कि मैं बिहार में हूँ। हाँ लेकिन फिर मुझे अश्योरेंस दिया गया कि नहीं, मतलब वो एरिया जो है ऐसा नहीं है, आप मतलब वो कर लीजिए और आगे चल के फायदेमंद। लेकिन फिर भी सोचो ना, ये डर है। अगर ऑब्वियस है, मैं आपके किसी दूसरे प्रदेश से आके आपके प्रदेश को अगर पैसा दूंगा तो आप ही का राजस्व ऊपर भागेगा ना, उससे ऐसे थोड़ी है। रजिस्ट्री से अगर आप बोलेंगे तो रजिस्ट्री से आपको क्या मिलेगा, रजिस्ट्री से अगर आप देखेंगे तो आपका राजस्व ही ऊपर जाता है। कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो किया है उसने कि सरकार में आते ही सबसे पहले बैन को हटाएंगे, लेकिन वो आएगा नहीं।
देखो लेकिन इस बार ना बेटा, 100% तो कोई ना आ रहा है, हमसे लिखवा के ले जाओ। यहाँ तो 100% कोई नहीं, सबका वोट बट गया है। अखिलेश भैया बे भक्त। चलो। हो गया, नोट हो गया। डीपीपी का सॉल्यूशन अभी 1 घंटे में आ जाएगा आपके उस पे। मैं अभी जा रहा हूँ नीचे, अभी मेरा एक खाली है वो स्लॉट, मैं उसमें भेज दूंगा डीपीपी के अब सारे सवाल। डाइपोल मूवमेंट का डीपीपी तो आप लोगों को मिला हुआ है ना, उसमें प्रॉपर एक सेपरेट बना के दिया था ना, ठीक है, तब तब कोई दिक्कत नहीं है। आज डीपीपी लगाइए, डीपीपी का सॉल्यूशन अभी 1 घंटे के अंदर मैं आपको दे दे रहा हूँ। नहीं, डाइपोल मूवमेंट वाली, डाइपोल मूवमेंट वाली। एमओटी का तो भेजा था ना मैंने आपको। आंसर की नहीं भेजा था? अच्छा ठीक है, अभी डाल देता हूं, अभी एमओटी और इसका डाल देता हूं, डाइपोल मोमेंट। बैक बैक बॉन्डिंग आप लगा जाइए, उसमें बैक बॉन्डिंग का भी दिया हुआ है पूरा। ठीक है। हाँ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या चीज? सॉल्यूशन ना, अच्छा ठीक है। आज आज पहले अभी इसका डाइपोल मोमेंट डाल दे रहा हूं, फिर उसका भी अपलोड कर दूंगा। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, कल मैं इसको फिनिश करके हम शुरुआत कर देंगे कोऑर्डिनेशन की, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। हाँ, कल 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 का लेक्चर और लगेगा, आयनिक बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज, दो। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड अभी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, नोट हुआ? करिए, नोट करिए। हाइड्रोजन बॉन्ड अभी शुरू करने जा रहे हैं। टाइम हो गया तो क्या हुआ, अभी 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ो। वक्त सुनो, स्टार्ट तो कर लें यार। कल मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, परसों शुरू करना है, उसके बाद दशहरा शुरू हो जाएगा भाई। परसों क्लास नहीं है? संडे को क्लास है ना? अरे तो भाई फिर ऐसे करोगे तो फिर सिलेबस ही यार। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? संडे, संडे को क्लास है ना? अच्छा, रुको। रुको ना, अभी अभी आने दो तरुण सर को, अभी बतियाता हूँ उनसे, कहूंगा सर सैटरडे को छुट्टी दे रहे हैं, बस खत्म, संडे की छुट्टी तुम लोगों की, सबका कैंसिल करवा। संडे को नहीं है, सैटरडे को होने वाला है शायद। मतलब पढ़ने वढ़ने का मन है या नहीं है, ये हमको बता। सिलेबस चाहिए ना कंप्लीट। हाँ, तो करना पड़ेगा क्लास। आप लोग एक काम करिएगा, जितना डीपीपी देता हूं ना वो इंसर्ट करते जाइएगा नोट्स में, क्वेश्चंस जो हैं उसमें दिए गए हैं सारे, वो जैसे जैसे सॉल्व कर करके इसी में चिपका लिया करिए, ठीक है? आप इसी में एक साथ।
लीनियर हाइब्रिडाइजेशन या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन एसपी को क्या? हाँ तो वो मैंने क्लास में भी बताया था, उसके लिए ब्रिज बॉन्डिंग की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, बताया था ब्रिज बॉन्डिंग में। एसपी वाले को बोलते हैं, बोला तो था लीनियर हाइब्रिडाइजेशन या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर BeCl2 बताते वक्त वहां पॉइंट में लिखवाया है। क्या चीज? बी 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 बी, लोन पेयर लोन पेयर, जितना ये नीचे खींचेगा उतना ये ऊपर खींचेगा, इसको तो हटा दे। ये दोनों कितने पे है? 90 पे, तो रिजल्टेंट कितने पे आएगा? 45 पे। इधर भी आ जा तो इधर भी कितने पे आएंगे? 90 पे होंगे, तो रिजल्टेंट 45 45 45 एक दूसरे को कैंसिल आउट मार देंगे। चलो ये भी वैसे छोड़ो यार, बहुत लिख लिए तुम लोग, इधर आओ। अब हम आने जा रहे हैं वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं, ढंग से सुनिएगा, वीक फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो जरा गौर से सुनो, वीक फोर्सेस कितने तरह के होते हैं? सर मैंने आपको बताया था दो तरह के होते हैं। पहला अगर हम बोले, पहला कौन सा होता है? एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा कौन सा होता है? डाइपोल बेस्ड फोर्सेस। सम टाइम आधी दुनिया इसको ये कह देती है ये दोनों सेम है। नहीं भाई, ये दोनों सेम नहीं है। आप ऐसे समझिए, एक बच्चे का अगर क्लास में 100 में 2 नंबर आ रहा है और एक बच्चे का 100 में 1 नंबर आ रहा है, तो दो वाला एक को हड़का रहा है कि देख तू नालायक है, पढ़ता लिखता नहीं है, तेरे नंबर नहीं आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? हैं दोनों कौन से वाले? 2 और 1 वाले 100 में। समझ रहे हो? इस 100 में 2 नंबर वाला, इस 100 में 1 नंबर वाला है, बस यही अंतर है इन दोनों में। जनरली लोग क्या कहते हुए मिलेंगे? डाइपोल ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। नहीं भाई, अंतर होता है एक्चुअल में इसके अंदर। मैं आपको बताऊं कि ये 100 में 2 नंबर वाला है और ये 100 में 1 नंबर वाला है। तो हमेशा याद रखिएगा कि डाइपोल बेस्ड फोर्सेस जो होते हैं, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? वीक होते हैं। अब बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का 2 क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन आपका क्या है? तो सुनिएगा, पहला क्लासिफिकेशन ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। किसके बेसिस पे है? ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। किसके बेसिस पे है? ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। लोगों को लगता है ये हमारे सिलेबस में कहां है? आज भी मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस के अंदर ये लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? NiDMG2 जो कॉम्प्लेक्स बनता है, DMG माइनस का यूज किया जाता है एक आयन के टेस्ट के लिए। ओ क्या कर रहा है भाई? DMG बताना तो कौन सी ज्योमेट्री बनाता है? हाँ, DMG का फुल फॉर्म पहले बताओ। हाँ, तो सुन लो भाई, सुन रहे थे? लिखते लिखते सुनते हो? अगर हम बात करें, आज भी DMG का सवाल अभी 2 साल पहले नीट के अंदर पूछा गया और उसके अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज भी वहां यूज किया जाता है। तो आप समझिए, पहली चीज ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है? सिमेट्रिकल, और दूसरा कौन सा होता है? अनसिमेट्रिकल। एक होता है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक कौन सा होता है? अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होता है सिमेट्रिकल और एक कौन सा होता है? अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक होता है सिमेट्रिकल और एक कौन सा होता है? अनसिमेट्रिकल। एक होता है कौन सा? सिमेट्रिकल और एक कौन सा होता है? अनसिमेट्रिक। दूसरा होता है इंटर और इंट्रा। दूसरा कौन सा होता है? इंटर और इंट्रा। मॉलिक्यूलर अगर लेवल पे अगर हम बात करें तो एक कौन सा हो जाता है? इंटर मॉलिक्यूलर, और एक कौन सा होता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर और एक कौन सा होता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर और एक कौन सा होता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब अगर मैं तुमसे बात करूं डाइपोल बेस्ड फोर्सेस की, तो ये डाइपोल बेस्ड फोर्सेस कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 5। कितने तरह के होते हैं? 5। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, इसको पढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा, परमानेंट डाइपोल हमेशा बेहतर माना जाएगा किससे? टेम्पररी से। किससे माना जाएगा? टेम्पररी से। परमानेंट डाइपोल इज बेहतर देन टेम्पररी डाइपोल। सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा टेम्पररी और कौन सा परमानेंट है? जहां कहीं भी शब्द आ जाए इंड्यूस, क्या आ जाए? बोलो जल्दी। इंड्यूस। क्या आ जाए? इंड्यूस। वो हमेशा कैसा होगा? टेम्पररी। और जहां इंड्यूस नहीं आया वो कैसा होता है? परमानेंट। अब सुनना जरा गौर से,
डाइपोल बेस्ड फोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक जहां पे आयन का इन्वॉल्वमेंट है और दूसरा आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पहली चीज अगर हम बात करते हैं, एक वो फोर्स होता है जहां पे आयन का इन्वॉल्वमेंट है और एक वो फोर्स होता है जहां पे आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब जरा गौर से सुनना, जरा गौर से। अगर मैंने तुमसे बोला कि डाइपोल बेस्ड फोर्सेस दो तरह के हैं, एक तो वो है जहां पे आयन का इन्वॉल्वमेंट है, आयन इन्वॉल्व है, और दूसरी जगह वो है जहां पे आयन इन्वॉल्व नहीं है, आयन इन्वॉल्व नहीं है। एक कंडीशन वो होती है जहां पे आयन इन्वॉल्व है और एक कंडीशन वो है कि जहां पे आयन इन्वॉल्व नहीं है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा, जहां पे आयन इन्वॉल्व है और कहां पे आयन इन्वॉल्व नहीं है, इस बात को समझिए। एक होता है आयन डाइपोल, आयन डाइपोल मतलब आयन है, और एक क्या है, डाइपोल है। क्या होता है ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, अभी बस सुनो। एक होता है आयन डाइपोल, ठीक है। ऐसे ही यहां पे एक कौन सा होता है, आयन इन्वॉल्व नहीं है, तो एक क्या होता है, डाइपोल डाइपोल। कौन सा होता है बोलो जल्दी, डाइपोल डाइपोल। एक कौन सा होता है, आयन डाइपोल, तो दूसरा क्या हो गया, डाइपोल डाइपोल। जहां आयन इन्वॉल्व नहीं है उसको क्या नाम दिया, डाइपोल डाइपोल। जहां आयन इन्वॉल्व है उसको क्या नाम दिया, आयन डाइपोल। अब इसके बाद क्या होता है, आयन इंड्यूस डाइपोल। क्या होता है बोलिए जल्दी, आयन इंड्यूस डाइपोल। क्या हो गया, ये देखो, ये परमानेंट वाले हो गए। ये कौन से वाले हो गए, परमानेंट। फिर अगले वाले कौन से आएंगे, टेम्पेररी। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो कौन सा हो गया, आयन इंड्यूस डाइपोल। कौन सा हो गया, आयन इंड्यूस डाइपोल। तो यहां क्या आएगा बताना जरा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्या आएगा बोलो जल्दी, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्या आएगा बोलो जल्दी, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, समझने की कोशिश करना। और लास्ट में अगर हम बात करें तो कौन सा होता है, लंदन फोर्स। कौन सा होता है बोलो जल्दी, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। क्या होता है ये सब कल देखेंगे। बस मैं तुम्हें ये मुझे बताओ, क्या ये वाले किसके एग्जाम्पल हैं, ये वाले जो हैं ये परमानेंट या टेम्पररी, ये वाले किसके एग्जाम्पल हैं बोलो जल्दी, परमानेंट। किसके वाले हैं, परमानेंट। और ये वाले किसके एग्जाम्पल हैं बताना जरा, ये टेम्पररी। ये कौन से वाले हैं, टेम्पररी। अब तुम्हें सोचना ही नहीं है, तुम ढंग से मुझे सोच के बताओ। एक बात बताओ, यहां आयन इन्वॉल्व है, यहां आयन इन्वॉल्व नहीं है, यहां आयन इन्वॉल्व है, यहां नहीं इन्वॉल्व है। मैं तुमसे बोल रहा हूं सबसे बेहतर दोनों में कौन होगा, पहले ये बताओ, इन दोनों में बेहतर कौन होगा, परमानेंट। यानी कि आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल किस पे भारी पड़ेगा, इन दोनों पे। मानते हो या नहीं मानते हो, तो इन दोनों में भी बताइए। यहां आयन डायरेक्टली इन्वॉल्व है और यहां इन्वॉल्व नहीं है, तो दोनों में तगड़ा बॉन्ड कौन सा हुआ, कौन सा हुआ, आयन डाइपोल। ठीक है, पक्की बात है, आयन डाइपोल। अब उसके बाद से आ जाओ, परमानेंट वाले पहले आए, फिर टेम्पोररी में आ जाओ। तो टेम्पोररी में कौन सा दिख रहा है ये मुझे बताओ, आयन इंड्यूस डाइपोल। देन कौन सा होगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। एंड लास्ट में कौन सा हो जाएगा, लंदन फोर्स। तो सबसे पहला सवाल डाइपोल बेस्ड फोर्सेस पे मैं बता दूं, सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछेगा, इसको तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अभी मैं यहां से इसको एटलीस्ट खत्म कर दूं, तो मैं तुम्हें अगर बात करूं कि डाइपोल बेस्ड फोर्सेस के अंदर, डाइपोल बेस्ड फोर्सेस के अंदर, डाइपोल बेस्ड फोर्सेस के अंदर पहला सवाल ये बनेगा स्ट्रेंथ के ऊपर। डाइपोल बेस्ड फोर्सेस, डाइपोल बेस्ड फोर्सेस के ऊपर पहला सवाल बनेगा स्ट्रेंथ के ऊपर। किसके ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर। मैंने तुम्हें क्या बोला, परमानेंट इज बेटर देन टेम्पररी। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा बोलो जल्दी, आयन डाइपोल। कौन सा आएगा बोलो जल्दी, आयन डाइपोल। फिर कौन सा आएगा बताना, डाइपोल डाइपोल। कौन सा आएगा, डाइपोल डाइपोल। उसके बाद से कौन सा आएगा, आयन इंड्यूस डाइपोल। कौन सा आएगा, आयन इंड्यूस डाइपोल। यहां पे आ गया आयन इंड्यूस डाइपोल आ गया, ठीक है, आयन इंड्यूस डाइपोल। फिर कौन सा आएगा बताना, डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। कौन सा आएगा बोलो जल्दी, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। एंड एकदम लास्ट में कौन सा आएगा बोलो जल्दी, इसके बाद से कौन सा आएगा, लंदन फोर्स आएगा। कौन सा आएगा, लंदन फोर्स। अब दूसरा सवाल क्या पूछेगा, बोलेगा फाइंड देयर ईआर एंड एफआर रिलेशन। क्या पूछेगा, ईआर और एफआर रिलेशन, एफआर एंड ईआर रिलेशन। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, कुलाम्बिक फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, होता है या नहीं होता है। वहीं पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हो गया, ठीक है, फोर्स वाला। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ठीक है, पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। अब मतलब कि जितना आर की पावर रहेगी उससे एक पावर कम करना होगा, समझ रहे हो मेरी बात को। अब मैं तुमसे कहता हूं कि समझने की कोशिश करना, एक कोड बस याद रखना है, 3 4 5 7 7। अब सुनना जरा गौर से। अब तुमसे दूसरा सवाल बोलेगा कि एफ आर रिलेशन इनका लिखो, ठीक है, एफ आर रिलेशन लिखो, मतलब कि फोर्स का रिलेशन लिखिए। तो फोर्स का रिलेशन लिखोगे, 1 अपॉन आर टू दी पावर कितना हो गया, 3, 1 अपॉन आर टू दी पावर 4, 1 अपॉन आर टू दी पावर 5, 1 अपॉन आर टू दी पावर 7, 1 अपॉन आर टू दी पावर। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कहता है
कि जितना आर की पावर मतलब वेरिएबिलिटी जितना बढ़ रही है उतना ही एक बस घटा दो, एक घटा दो। एक घटाने का मतलब जब पोटेंशियल का रिलेशन लिखोगे, ई आर रिलेशन पूछा जाता है आपसे, पोटेंशियल का रिलेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/r⁴ आर के पावर 2, 3 है तो कितना हो जाएगा 2। अच्छा यहां पे 4 है तो कितना हो जाएगा 3, अगर 5 है तो कितना हो जाएगा 4, अगर 7 है तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुको, इसको पहले किनारे लिख लें तो 1 मिनट। और अगर हम बात करें ये कितना हो जाएगा 1/r⁴ क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन, वो आपको उधर पढ़ने को मिलेगा, उसको आप ध्यान नहीं दे सकते हैं। आपसे अगर सवाल कभी भी पूछा गया डाइपोल बेस्ड फोर्सेस में तो पहला स्ट्रेंथ वाला सवाल पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है एफआर रिलेशन और तीसरा पूछा जाता है ईआर रिलेशन। यस, अब वो तुमको क्या करेगा, कहेगा लिथियम को मैंने पानी में डाल दिया, बताइए इसके लिए एफआर की वैल्यू क्या होगी। लिथियम क्या है, एक आयन है, मानते हो या नहीं मानते हो। पानी क्या है, एक डाइपोल है, अरे है या नहीं है। अब देखो डाइपोल के बाद, इसीलिए मैं कह रहा हूं डाइपोल बेस्ड फोर्सेस तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आयन लिया और आयन को किस में डाला है, बोलिए जल्दी, पानी में। आयन का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है ये मुझे, तो ये क्या बन गया, आयन डाइपोल। हो गया या नहीं हो गया। आयन डाइपोल का मतलब एफआर रिलेशन 1/r⁴ और वही अगर पोटेंशियल की बात बोल रहा है तो क्या हो जाएगा 1/r⁴ समझ रहे हो मेरी बात को। अब सुनना, अगर तुमसे बोला कि पानी को अल्कोहल में मिक्स किया, किसको मिक्स किया, पानी को अल्कोहल में। पानी क्या है अपने आप में, एक डाइपोल है, अल्कोहल भी अपने आप में क्या है, एक डाइपोल है। डाइपोल डाइपोल रिलेशन, तो डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या हो गया, पानी को अल्कोहल में डाला, यानी इसके लिए एफआर रिलेशन बनाओ तो 1/r⁴ और इसके लिए ईआर रिलेशन क्या हो गया, हो जाएगा 1/r⁴ खत्म बवाल। तो 3 तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, अब ये कैसे हम पहचाने कहां आयन डाइपोल है, कहां डाइपोल डाइपोल है, कहां आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है, कहां डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है और कहां लंदन डिस्पर्सन फोर्स है, तो ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम वी आर लेफ्ट विथ ओनली आयनिक बॉन्ड, मतलब बेसिकली फजांस रूल मुझे उसके अंदर बताना है, लेटिस एनर्जी बतानी है एक तो, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉर्मल चार्ज, ठीक है, जो उसके थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट है वो सीधा सॉल्ट एनालिसिस के अंदर एक साथ हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां तक कल जो होगा वो कल इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी, उसके अगले टर्न से हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए।